आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ प्राची। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। हिजबुल्लाह ने इजराइल को जारी की खतरनाक चेतावनी, कहा कमांडर की मौत का बदला होगा खौफनाक। मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर उठाए सवाल, कहा अदालत को सुप्रीम कहलाने का हक नहीं। अयोध्या में हिंदुवादी तंजीमों के निशाने पर ईदगाह मस्जिद सड़क चौड़ी करने के नाम पर मस्जिद का हिस्सा गिराने की मांग। एक से ज्यादा शादी इस्लाम का हिस्सा, बहुविवाह पर मौलाना फिरंगी महली का बड़ा बयान। वक्फ जायदाद पर सख्ती के खिलाफ मुसलमानों की अपील, सुप्रीम कोर्ट इस तारीख में करेगा बड़ा फैसला। मुस्लिम सहाफी के घर पर चला बुलडोजर, हिंदू पड़ोसी ने गिफ्ट कर दिया प्लॉट। मिर्जापुर में शरपसंदों ने मस्जिद के दरवाजे में लगाई आग, सीसीटीवी फुटेज की मदद से 5 मुलजिम गिरफ्तार। यासीन मलिक की सेहत से समझौता नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट का हुक्म, इलाज के लिए ले जाएं बाहर। रामदेव की पतंजलि पर गाय का घटिया घी बेचने का इल्जाम, कोर्ट ने ठोका जुर्माना, कंपनी ने फैसले को कानून के खिलाफ बताया। पुतिन के भारत दौरे की तारीखें तय, 23वें भारत रूस समिट में होंगे शामिल। गोल्जी ढिल्लो गैंग का बड़ा गैंगस्टर सिप्पू हुआ गिरफ्तार, कपिल शर्मा के कैफे पर की थी फायरिंग। लेबनान के हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर की मौत का बदला लेने की कसम खाते हुए इजराइल को खतरनाक चेतावनी जारी की है। हिजबुल्लाह चीफ शेख नईम कासिम ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को खुली वार्निंग दी है कि लेबनान पर जारी इजरायली बमबारी और हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर हेतम तबातबाई के कत्ल का बदला लिया जाएगा, और ये बदला इतना खौफनाक होगा कि इजराइल कभी भूल नहीं पाएगा। हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम ने आगे कहा कि हमें नुकसान पहुंचाकर इजरायली दुश्मन खुद नुकसान से नहीं बच पाएगा। शेख कासिम ने खुलकर कहा कि हिजबुल्लाह को जवाबी कदम उठाने का पूरा हक है। जवाबी हमला कब, कहां और कैसे होगा, ये फैसला सिर्फ और सिर्फ हिजबुल्लाह ही तय करेगा। वहीं हथियार सरेंडर करने के मौजू पर नईम कासिम ने कहा कि अमेरिका इजराइल भूल जाए कि हम हथियार सौंपेंगे, हथियार डालने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। गजा जंग खत्म होने के बाद से इजराइल की जालिमाना बमबारी लेबनान पर तेज हो गई है। नेतन्याहू लेबनान में अपना सिक्का जमाने के लिए हिजबुल्लाह को बेअसर करने की पूरी कोशिशों में लगा हुआ है। यही वजह है कि इजराइल लेबनान के अलग अलग हिस्सों में बम गिरा रहा है। पिछले हफ्ते बेरूत के साउथ इलाकों में इजराइल की घातक बमबारी में टॉप मिलिट्री चीफ के कत्ल के बाद अब लेबनानी रेजिस्टेंस ग्रुप हिजबुल्लाह बुरी तरह गुस्से में आ गया है। हिजबुल्लाह चीफ ने ऐलान किया है कि वो अपने कमांडर की मौत का बदला जरूर लेगा। अल जजीरा की खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह के चीफ शेख नईम कासिम ने अपने टॉप कमांडर हैथम तबातबाई की मौत के बाद इजराइल को बेहद सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि इजरायली हमले को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। बेरूत में तबातबाई की मेमोरियल सेरेमनी में बोलते हुए शेख कासिम ने ऐलान किया कि हिजबुल्लाह को इजरायली अटैक का जवाब देने का पूरा हक है, और ये जवाब कब, कहां और कैसे दिया जाएगा इसका फैसला सिर्फ हिजबुल्लाह करेगा। यानी टाइमिंग भी उनके पास और टेरिटरी का चुनाव भी उसी के हाथ में। उन्होंने कहा कि इजराइल पिछले कई महीनों से लेबनान की सोवरेनिटी का खुलेआम वायलेशन कर रहा है। कासिम का इल्जाम है कि रीजनल और अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियां भी इजराइल को ऑपरेशनल सपोर्ट दे रही हैं। उन्होंने 27 नवंबर 2024 के सीजफायर को हिजबुल्लाह की बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत बताया। कासिम के मुताबिक इजराइल मैदान में भारी नुकसान झेलकर खुद सीजफायर की ओर भागा और हिजबुल्लाह को खत्म करने का ऐलान सिर्फ बयानबाजी साबित हुआ। शेख कासिम ने लेबनान हुकूमत को भी याद दिलाया कि सरहदों की हिफाजत और इजरायली फोर्स की पूरी वापसी को यकीनी बनाना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इजराइल की कार्रवाइयां सिर्फ हिजबुल्लाह नहीं, पूरे लेबनान पर हमला है, क्योंकि टारगेट है लेबनान की पॉलिसी पर दबदबा बनाना और इकोनॉमी को कंट्रोल करना। कासिम ने सख्त लफ्जों में कहा कि हिजबुल्लाह के हथियार लेबनान का डिफेंस है। यही हथियार दशकों के कब्जे को तोड़कर लेबनान को आजादी दिला चुके हैं। उन्होंने आगे कहा, असली खतरा हिजबुल्लाह नहीं बल्कि इजराइल की कब्जे करने वाली सोच है। वही हथियार सरेंडर की मांग को कासिम ने सीधे सीधे इजराइल के फायदों की सेवा बताया। हिजबुल्लाह चीफ ने सख्त चेतावनी देते हुए मजीद कहा कि हम डटे रहेंगे, अपने लोगों की हिफाजत करेंगे और जो दर्द हमें इजराइल पहुंचाना चाहता है उसे ये समझ लेना चाहिए, दर्द एक तरफा नहीं होता। बहुत जल्द इजराइल को भी ये दर्द चखना होगा। भोपाल में जमीयत उलमाए हिंद की गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर संजीदा सवाल उठाए। मदनी ने कहा कि अदालतें हुकूमत के दबाव में काम कर रही हैं। वहीं जिहाद पर बोलते हुए मौलाना मदनी ने कहा कि इस्लाम के मुखालिफिन ने जिहाद को तशद्दुद का मुतारदिफ बनाकर पेश किया है। जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी की तकरीर को लेकर हंगामा खड़ा हो गया है। भोपाल में गवर्निंग बॉडी काउंसिल की मीटिंग में मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर संजीदा सवाल उठाए। मदनी ने कहा कि अदालतें हुकूमत के दबाव में काम कर रही हैं। मदनी ने यहाँ तक कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कहने का इख्तियार नहीं है। मौलाना मदनी ने सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसलों और उसकी कारकर्दगी पर सवाल उठाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद और तलाक जैसे मामलों में अदालतों पर हुकूमत का असर साफ दिखता है। इबादतगाह कानून को नजरअंदाज करते हुए ज्ञानव्यापी और मथुरा तनाजों की समाअत होना तस्वीर का मौजू है। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट को तभी सुप्रीम कहलाने का हकदार है जब वो दस्तूर की पाबंदी करे।
अगर ऐसा नहीं होता तो उसके सुप्रीम होने पर ही सवाल खड़े हो जाते हैं। महमूद मदनी ने मुस्लिम बिरादरी को मायूसी से बचने की अपील करते हुए कहा कि मायूसी किसी भी कौम के लिए जहर है। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कुछ मुबैना संतों ने ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर नया तनाजा खड़ा कर दिया है। मामला रोनाही ड्योढ़ी संपर्क मार्ग को चौड़ा करने से जुड़ा है, जिसके तहत भवनियावा चौराहे के पास मौजूदा ईदगाह और मस्जिद के एक हिस्से को तरक्की के नाम तोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर तनाजा चल रहा है। कट्टरपंथी तंजीम विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और कुछ कथित संतों ने ईदगाह मस्जिद को हटाने को लेकर नया तनाजा खड़ा कर दिया है। मामला रानौही ड्योढ़ी संपर्क मार्ग के चौड़ा करने से जुड़ा हुआ है, जिसके तहत वभनियावा चौराहे के पास मौजूद ईदगाह और मस्जिद के एक हिस्से को तरक्की के नाम जोड़ा जा रहा है, जिसको लेकर तनाजा चल रहा है। इसी को बुनियाद बनाकर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और संत समाज के कारकुन ने सुहावल तहसील में एहतजाज शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे संतों और बजरंग दल के कारकुन का कहना है कि जब अयोध्या में राम पथ की तामीर हुई थी, उस दौरान सड़क के दायरे में आने वाले कई मंदिरों को हटाया गया था। हिंदूवादी तंजीमों का कहना है कि अगर तरक्की और ट्रैफिक की सहूलियत के लिए मंदिर हटाए जा सकते हैं तो सड़क चौड़ी करने की जद में आने वाले मस्जिद के हिस्से को भी हटाया जाना चाहिए। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने असम असेंबली के बहुविवाह प्रोहिबिशन बिल 2025 पर कहा है कि बहुविवाह इस्लाम का अटूट हिस्सा है और ये मजहबी आजादी पर चोट है। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने असम असेंबली में पारित बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 पर रद्द अमल जाहिर की है। उन्होंने कहा कि एक से ज्यादा शादी का तसव्वुर इस्लाम का अटूट हिस्सा है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि हमारे मुल्क के दस्तूर ने हर शहरी को अपना मजहब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है और मजहबी आज़ादी सभी का बुनियादी हक है। हर बिरादरी को इस बात का भी कानूनी हक है कि वो अपने निजी मामलों में अपने निजी कानूनों पर अमल कर सकता है। उन्होंने आगे कहा कि एक से ज्यादा शादी का तसव्वुर इस्लाम का अभिन्न हिस्सा है। मुल्क के आइन के खिलाफ कोई कानून बनता है तो उसे कैसे वैध करार दिया जा सकता है। असम बहुविवाह निषेध विधेयक पर कांग्रेस सांसद तनुज पुनिया ने ऐतराज किया और कहा कि दोनों बिरादरियों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वक्फ जायदादों के लाजमी इंदिराज को लेकर सुप्रीम कोर्ट में समाअत अब 1 दिसंबर 2025 को होगी। AIMPLB और AIMIM समेत दीगर मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि वक्त की हद बेहद कम है, जिससे बिरादरी में तशवीश बढ़ रही है। अदालत का आखिरी फैसला अहम माना जा रहा है। अब सबकी निगाहें मुल्क की सबसे बड़ी अदालती इदारा के फैसले पर टिकी हुई हैं। वक्फ जायदादों के लाजमी इंदिराज से जुड़ी दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द समाअत के लिए रजामंदी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि AIMPLB और दीगर की दरख्वास्तों पर 1 दिसंबर 2025 को समाअत दी जाएगी। ये दरख्वास्तें इस्तेमाल की बुनियाद पर वक्फ समेत देश भर की तमाम वक्फ जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर लाजमी तौर पर दर्ज करने की मुद्दत बढ़ाने की मांग को लेकर दाखिल की गई हैं। जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की बेंच ने इस दरख्वास्त पर समाअत की और उन्होंने पाया कि दरख्वास्तों को फौरन लिस्टेड करने की जरूरत है। दरख्वास्त गुजारों की तरफ से वकील फुजैल अहमद अयूबी ने दलील दी कि वक्त की हद खत्म होने वाली है, इसीलिए फौरी समाअत जरूरी है। अदालत ने इस पर 1 दिसंबर की तारीख तय कर दी। इस मामले में AIMPLB के अलावा AIMIM, सदर असदुद्दीन ओवैसी और दीगर कई तंजीमों ने भी वक्फ जायदादों की लाजमी डिजिटल इंदिराज की कार्रवाई को बढ़ाने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। मेरठ में थापर नगर की गली नंबर 7 में एक मुस्लिम खानदान ने मकान खरीदकर दूध का कारोबार शुरू कर दिया। इसकी मालूमात मिलने पर जुमे की शाम पंजाबी समाज के लोगों ने मुखालफत शुरू कर दी। समाज के 100 से ज्यादा खानदानों ने अपने घरों पर घर बिकाऊ है और पलायन करने को मजबूर के बोर्ड लगा दिए। थापर नगर की गली नंबर 7 में एक मुस्लिम खानदान ने मकान खरीदकर दूध का कारोबार शुरू कर दिया। इसकी जानकारी मिलने पर जुमे की शाम पंजाबी समाज के लोगों ने मुखालफत शुरू की। समाज के 100 से ज्यादा खानदानों ने अपने घरों पर घर बिकाऊ है और पलायन करने को मजबूर के बोर्ड लगा दिए। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कारकुनान ने मौके पर पहुंचकर एहतजाज किया और मुस्लिम खानदान से मकान खाली करने की जिद पर अड़ गए। नारेबाजी शुरू होने पर पुलिस पहुंची। पुलिस ने मकान खाली कराया और शनिचर को दोनों फरीक को सदर थाने में बुलाया। जली कोठी के रहने वाले शाहिद कुरैशी ने अनुभव काड़ला और रीना काड़ला से करीबन 1 करोड़ रुपए में ये मकान खरीदा था। 5 दिन पहले रजिस्ट्री कराकर शाहिद कुरैशी खानदान के साथ यहाँ रहने आए और दूध का कारोबार शुरू किया। जम्मू कश्मीर में एक मुस्लिम सहाफी के घर पर जब बुलडोजर चला दिया गया तो उसके हिंदू पड़ोसी मदद के लिए आगे आ गए। बीजेपी लीडर रविंद्र रैना ने भी सहाफी के खानदान से मुलाकात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारे वजीर आजम लोगों को घर देने पर यकीन करते हैं और ये हुकूमत लोगों के घर उजाड़ रही है।
सहाफी ने कहा था कि घर पर बुलडोजर चलवाने से पहले उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इंतजामिया की ये कार्रवाई तानाशाही है। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सहाफी अराफाज अहमद दैंग का घर ढहा दिया था। इस मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया था। सहाफी ने बताया था कि उनका घर 40 साल पुराना था और उनके वालिद भी इसी घर में रहते थे। उन्होंने कहा कि पिछले साल उनका एक घर ढहा दिया गया था और उसके बाद वो इस घर में रहने लगे थे। बता दें कि दैंग जम्मू में एक न्यूज पोर्टल चलाते थे। उन्होंने हुकूमत की डेमोलिशन ड्राइव के खिलाफ रिपोर्टिंग करना शुरू कर दी थी। जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ये केवल हुकूमत को बदनाम करने की साजिश है। मिर्जापुर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहाँ कुछ लोगों ने मस्जिद के दरवाजे में आग लगा दी, जिसके बाद से इलाके में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। इस मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिर्जापुर मोची टोला मोहल्ले में जामिया मस्जिद में उस वक्त हंगामा मच गया जब कुछ बदमाशों ने मस्जिद के दरवाजे पर आग लगा दी। आग लगते ही मुकामी लोगों में अफरा तफरी मच गई और फौरन पुलिस को इत्तला दी गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन मस्जिद का लकड़ी का गेट और पास के चैम्बर में मस्जिद का सामान पूरी तरह जलकर राख हो गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज की मदद से 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार मुलजिमों की पहचान रंजीत सेठ, रोहित गुप्ता, नेश उर्फ कृष्णा, प्रिंस मौर्य और रोशन के तौर पे हुई है। शुरुआती तहकीकात में मुलजिमों ने कबूल किया है कि उन्होंने शराब के नशे में इस काम को अंजाम दिया। बरेली पुलिस ने हाईकोर्ट के हुक्म पर 38 साल से फरार कत्ल के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। वो लंबे वक्त से अपनी पहचान छुपाकर रह रहा था। पुलिस से बचने के लिए उसने प्रदीप कुमार सक्सेना से अपना नाम बदलकर अब्दुल रहीम कर लिया था। मुलजिम अपने सगे भाई के कत्ल में पैरोल मिलने के बाद फरार हो गया और अपनी शनाख्त छुपाकर रह रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर बरेली पुलिस ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की जो तकरीबन 38 सालों से पुलिस कार्यवाही से बचता फिर रहा था। मुलजिम पर अपने ही भाई का कत्ल करने का संगीन इल्जाम है। मिली जानकारी के मुताबिक ये मामला साल 1987 का है, जब बरेली के शाही कस्बे के रहने वाले प्रदीप कुमार सक्सेना पर उसके भाई संजीव सक्सेना के कत्ल का मुकदमा दर्ज हुआ था। पुलिस के मुताबिक प्रदीप को अदालत ने जेल में भेजा था, लेकिन 1989 में उसे कुछ वक्त के लिए पैरोल पर रिहा कर दिया गया। यहीं से वो पुलिस की पकड़ से दूर होता चला गया। पैरोल पर बाहर आने के बाद उसने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए अपना नाम और हुलिया बदल लिया। उसने अपना नया नाम अब्दुल रहीम कर लिया। इतना ही नहीं, उसने अपना दिखावा, पहनावा और रहन सहन में बड़ा बदलाव कर लिया। मुसलमानों के खिलाफ नफरत की आग अब धीरे धीरे नॉर्थ ईस्टर्न रियासतों में भी फैलती जा रही है। अब अरुणाचल प्रदेश स्वदेशी युवा संगठन के लीडरों ने मुसलमानों को धमकाने और मुतनाजा बयान देने की वीडियो में आग में घी डालने का काम किया है। अरुणाचल प्रदेश स्वदेशी युवा संगठन के जनरल सेक्रेटरी तापोर मेइंग और सदर तारो सोनम लियाक ने मुस्लिम बिरादरी के लोगों को धमकाते हुए कहा कि जब भारत माता की जय नहीं बोलते हो तो कैसे भारतीय हो। तापोर मेइंग और तारो सोनम लियाक की ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। इस वीडियो पर लोगों की मिली जुली रद्द अमल मिल रहा है। वीडियो में APIYO के सदर तारो सोनम लियाक को कहते हुए सुना जा सकता है कि हर मुस्लिम दहशतगर्द नहीं होता, लेकिन हर दहशतगर्द मुस्लिम ही क्यों होता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। उन्होंने मौके पर मौजूद उलमा के सामने दावा किया कि कुरान में लिखा है कि काफिर को मारना जिहाद है। लियाक ने मुतनाज़ा दावा करते हुए कहा कि कुरान में लिखा है कि काफिरों को मारने से जन्नत मिलती है। मौके पर मौजूद एक मौलाना ने लियाक के दावे को सिरे से खारिज करते हुए सही मायने बताए। मौलाना का सही जवाब देना APIYO के सदर तारो सोनम लियाक को नागवार गुजरा। इसके बाद तारो सोनम लियाक ने उनसे पूछा कि क्या तुम लोग भारत माता की जय बोलते हो। लियाक ने मौके पर मौजूद मुसलमानों और उलमा की एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि तुम लोगों की सोच वही है, अगर तुम भारत माता की जय नहीं बोल सकते कैसे सच्चे भारतीय हो। तापोर मेइंग और तारो सोनम लियाक ने जबरन मस्जिद को हटाने की धमकी दी। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ये हुक्म तब दिया जब कोर्ट में तिहाड़ जेल की मेडिकल रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट के मुताबिक यासीन मलिक किसी जानलेवा बीमारी से मुब्तला नजर नहीं आते। हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि अगर जेल अस्पताल में जरूरी सहूलियतें नहीं हैं तो मलिक को ऐसे सरकारी अस्पताल में ले जाया जाए जहां उनका इलाज मुमकिन हो सके। दरअसल यासीन मलिक ने कोर्ट में दरख्वास्त दाखिल कर दावा किया था कि उन्हें संजीदा दिल और गुर्दे की बीमारी है और वो जिंदगी मौत की सूरत हाल से जूझ रहे हैं। उनकी तरफ से पेश वकील ने कहा कि तिहाड़ जेल में कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है, इसीलिए यासीन मलिक को एम्स या किसी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाना जरूरी है। कोर्ट में दिल्ली हुकूमत की तरफ से पेश वकील ने इस पर एतराज करते हुए कहा कि यासीन मलिक हाई रिस्क कैदी हैं, ऐसे में उन्हें जेल से बाहर ले जाना सिक्योरिटी के लिहाज से खतरनाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ने पर जेल अहाते में ही डॉक्टर बुलाए जा सकते हैं।
यासीन मलिक ने अपनी दरख्वास्त में यह भी इल्जाम लगाया कि कई बार सेहत खराब होने या अदालत में पेशी होने की जरूरत पर भी CRPC की दफा 268 का हवाला देकर उन्हें अस्पताल या कोर्ट नहीं ले जाया गया। योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि पर गाय का घटिया घी बेचने का इल्जाम लगा है। इसके लिए कोर्ट के हुक्म पर पतंजलि घी के मेकर और डिस्ट्रीब्यूटर पर कुल 1,40,000 रुपए का जुर्माना भी लगा है। ताहम पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड ने इस पर सफाई देते हुए इस हुक्म को गलत और कानून के खिलाफ करार दिया है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पतंजलि घी के सैंपल फेल होने पर एडिशनल जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पतंजलि घी के मेकर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर पर रियासती और मरकजी लैब में सैंपल फेल होने के बाद बिल तरतीब 1.25 लाख और 15,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। पिथौरागढ़ के असिस्टेंट फूड सिक्योरिटी कमिश्नर RK शर्मा ने बताया कि ADM पिथौरागढ़ की अदालत में तीनों के खिलाफ फूड सिक्योरिटी एक्ट की दफा 64/4 के तहत मुकदमा दर्ज किया था, जिसने 19 नवंबर को फैसला सुनाया, जिसकी कॉपी हमें आज मिली। शर्मा के मुताबिक अक्टूबर 2020 में घी के सैंपल जमा किए गए और रियासती खुराक लेबोरेटरी भेजे गए, जहां सैंपल फेल रहे। इसके बाद ताजिरों ने सितंबर 2021 में मरकजी हुकूमत की लेबोरेटरी से टेस्ट कराने की दरख्वास्त की, जहां 2022 में सैंपलों को फेल करार दिया गया। पिथौरागढ़ के असिस्टेंट फूड सिक्योरिटी कमिश्नर ने कहा कि इसके बाद उस वक्त हमारे फूड सिक्योरिटी ऑफिसर को 17 फरवरी 2022 को SDM कोर्ट में मुकदमा दर्ज कराने का हुक्म दिया गया था, जिसका फैसला इस महीने 19 नवंबर को आया। वहीं कंपनी ने कहा कि कोर्ट ने इन सभी अहम दलीलों पर गौर किए बगैर मुख्तलिफ हुक्म जारी किया है, जो कानून की नजर में सही नहीं है। गोल्डी ढिल्लो गैंग के सबसे बड़े गैंगस्टर सिप्पू को कनाडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। जराये से मिली मालूमात के मुताबिक सिप्पू को 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि सिप्पू ने ही गोल्डी ढिल्लो के कहने पर बंधुमान सिंह को कैप्स कैफे पर फायरिंग के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट करने के लिए कहा था। गोल्डी ढिल्लो गैंग के सबसे बड़े गैंगस्टर सिप्पू को कनाडा पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जराये से मिली जानकारी के मुताबिक सिप्पू को 2 दिन पहले ही गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि सिप्पू ने ही गोल्डी ढिल्लो के कहने पर बंधुमान सिंह को कैप्स कैफे पर फायरिंग के लिए लॉजिस्टिक सपोर्ट करने के लिए कहा था। बंधुमान सिंह ने कैप्स कैफे पर फायरिंग के लिए दलजोत और गुरजोत को हथियार और गाड़ी मुहैया कराई थी। दलजोत और गुरजोत ने ही 10 जुलाई, 7 अगस्त और 16 अक्टूबर को कैप्स कैफे पर फायरिंग की थी। आपको बता दें कि गोल्डी ढिल्लो लॉरेंस बिश्नोई के लिए काम करता है। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग को लेकर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने लुधियाना से बंधुमान सिंह नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। पीएम मोदी के न्योते पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन 23वें भारत रूस सालाना चोटी कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए 4 और 5 दिसंबर को भारत के सरकारी दौरे पर आएंगे। भारत के वजारत-ए-खारजा ने इसकी तस्दीक की है। इस दौरे के दौरान सदर पुतिन और पीएम मोदी के बीच बैठक होगी। सदर मुर्मू भी सदर पुतिन का इस्तकबाल करेंगी और उनके एजाज में खाने का एहतमाम करेंगी। पुतिन का ये सरकारी दौरा कई मायनों में खास होगा। ये भारत और रूस दोनों के रहनुमाओं को अपने दोतरफा ताल्लुकात में पेशरफ्त का जायजा लेने, खुसूसी और स्ट्रेटेजिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए और आपसी मफादत के इलाकाई और आलमी मुद्दों पर गौर व फिक्र करने का मौका फराहम करेगी। पुतिन के दौरे का ऐलान भारत के कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल के अगस्त में मॉस्को दौरे के दौरान किया गया था। हालांकि उस वक्त तारीखों को हतमी शक्ल नहीं दी गई थी। पीएम मोदी और पुतिन ने बाद में शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास के दौरान चीन में मुलाकात की थी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इंडियन लफ्ज के इस्तेमाल पर अब पाबंदी आयद कर दी गई है। उनके मुताबिक इंडियन ही इसके इस्तेमाल की हिमायत करते हैं। इसके बाद कई मकामी अमेरिकन ग्रुप्स ने इसे नस्ल परस्ती और तौहीन आमेज बताया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसने नेटिव अमेरिकन कम्युनिटीज में नई बहस शुरू कर दी है। ट्रंप ने दावा किया कि अब इंडियन लफ्ज का इस्तेमाल करना बैन कर दिया गया है, इसे इस्तेमाल नहीं कर सकते। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया जब अमेरिका में कबायली शनाख्त, पुरानी टीमों के नाम और सकाफती हसासियत पर संजीदा बहस जारी है। ट्रंप ने बातचीत में कहा कि आप इंडियन लफ्ज का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सिर्फ इंडियंस ही चाहते हैं कि आप इसका इस्तेमाल करें। मैं कभी आपको इसे बदलने के लिए नहीं कहूंगा। यह लफ्ज तारीखी गलती से जुड़ा है। जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने सोचा था कि वो भारत पहुंच गया है और इस गलतफहमी के चलते नेटिव अमेरिकन को इंडियन कहा जाने लगा। कुछ कबायली अरकान आज भी इसे इस्तेमाल करते हैं, जबकि कई इसे नस्ल परस्त और गलत मानकर छोड़ देना चाहते हैं। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।